कोल्हापुर नाम के गांव में निर्मला नाम की एक औरत रहा करती थी। उसके गांव में पान की एक दुकान थी। उसके बनाए गए पान पूरे गांव में मशहूर थे। जो भी एक बार खाता वो बार बार आता। और निर्मला दीदी, एक पान तो लगाना। अरे वाह, तू तो बड़े दिनों बाद दिख रहा है। कहाँ गायब था? कुछ नहीं दीदी, वो बस दुकान के काम से बाहर जाना पड़ा। पर एक बात कहूँ, वहाँ सब कुछ था, लेकिन आपके जैसा पान बनाने वाला नहीं था। ये तो गांव वालों का प्यार है कि सबको मेरा पान इतना पसंद आता है। आराम से बैठकर खाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, क्या स्वाद है दीदी, आप नहीं जानती कितना इंतजार किया मैंने इस स्वाद का। इसी तरह लोग आते और निर्मला की तारीफ करते रहते। एक दिन निर्मला की दुकान के सामने प्रकाश अपनी दुकान लगा देता है, लेकिन वो देखता है कि कोई भी उसकी दुकान पर नहीं आ रहा। सब निर्मला की ही दुकान पर जा रहे हैं। लगता है इस निर्मला का कुछ करना पड़ेगा। इस तरह चलता रहा तो ये काम भी छोड़ना पड़ेगा, और मैं एक औरत से हार नहीं मान सकता। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। इसके बाद प्रकाश अपने छोटे भाई मोहित को निर्मला की दुकान पर पान खाने भेजता है। एक पान बना के देना। ठीक है। मोहित ने चुपके से पान में एक कांच का टुकड़ा डाल दिया। ये खिलाती हो तुम? अरे लोगों, हाँ देखो, अभी मरते मरते बचा हूँ मैं। ये देखो भाइयों, इस पान में ये कांच का टुकड़ा। अरे कितनी लापरवाह हो तुम। अभी मुझे कुछ हो जाता तो? रुको, अभी बताता हूँ पुलिस को ये सब। इसके बाद वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस को सब बता देता है। सुनो निर्मला, कल से तुम्हारा ये ठेला दिखने ना पाए, समझी? तुम्हारी इस लापरवाही से किसी की जान जा सकती थी। साहब, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं तो यहाँ कई सालों से पान बना रही हूँ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ साहब। अरे मोरी मैया, तो क्या कहना चाहती हो? मैंने डाला है वो कांच उसमें? नहीं भाई, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। देखिए साहब, इसकी उम्र हो गई है, मुझे नहीं लगता इसका इस तरह काम करना सबके लिए ठीक रहेगा। आपसे गुजारिश है, आप जो भी फैसला लें सबकी भलाई को ध्यान में रखते हुए लें। देखो, कल से तुम यहाँ काम नहीं करोगी, समझी? इसके बाद इंस्पेक्टर वहाँ से चले गए। निर्मला ने अपनी दुकान बंद की और घर चली गई। रास्ते भर वो बस रोए जा रही थी। घर पहुंचकर उसने हाथ मुंह धोए और लेट गई। आधी रात को जब निर्मला सो रही थी तभी उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और उससे उसकी मौत हो गई। ये मेरे साथ क्या हो गया भगवान? मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? मैंने हमेशा आपकी पूजा की, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसके बाद निर्मला जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक से वहाँ एक तेज रोशनी चमकी। रोशनी से आवाज आई, निर्मला मत रो, तेरे साथ जिन लोगों ने भी ये सब किया है उनको इसका फल जरूर मिलेगा, और वो फल उन्हें तू देगी। कौन है वो? जो तुम्हारी दुकान में उस दिन आया था। उसने ये सब तुम्हारी दुकान के सामने खुली नई दुकान के मालिक के कहने पर किया था। उन्होंने अपने मतलब के लिए मेरी जिंदगी भर की मेहनत को मिटा दिया। उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद मोहित अपनी साइकिल पर बैठकर पास के गांव से आ रहा होता है। तभी उसकी साइकिल की चेन खराब हो जाती है। हे भगवान, ये भी अभी होना था। सत्यानाश हो इस चैन का। क्या करूँ अब? थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। इसके बाद मोहित साइकिल पकड़कर रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। तभी उसे जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। कौन है? हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? इसके बाद मोहित ने साइकिल वहीं छोड़ दी और घर के लिए भाग गया। क्या हुआ जी, भूत देख लिया क्या? नहीं, सब ठीक है, तुम जाओ खाना लगाओ, हाथ मुंह धो के आता हूँ तब तक। इसके बाद मोहित बाहर हाथ मुंह धोने लगता है, लेकिन अचानक नल से खून निकलने लगता है। मोहित जैसे ही अपने हाथ में खून देखता है वो डर के मारे नीचे गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसी समय उसकी पत्नी वहाँ पहुँच जाती है। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है? क्यों चिल्लाए आप? खून खून खून? कैसा खून? कुछ भी तो नहीं है, कितना साफ पानी आ रहा है, ये देखिए। आप ऐसा करिए, अंदर चलिए और खाना खा लीजिए। आप थक गए हो इसीलिए ऐसी बातें। इसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही मोहित खाने का निवाला मुंह में डालता है, खाना पान में बदल जाता है और पान में से बहुत ज्यादा कांच भी चुभे हुए होते हैं। मोहित ये सब देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब मोहित को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक घने जंगल में है। कौन हो तुम? ये सब क्यों कर रही हो? मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? मैं बताऊं क्या बिगाड़ा है तूने? तूने मेरी जिंदगी भर की मेहनत को पल भर में मिटा दिया। सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया, मेरी रोजी रोटी मुझसे छीन ली। और बताओ तूने क्या किया? आज तेरी वजह से मैं इस हालत में हूँ। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैंने ये सब अपने बड़े भैया के कहने पर किया था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। कोई तुझे कुछ भी कहेगा तू मान लेगा? तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझा? इसके बाद निर्मला कांच का पान बनाकर मोहित को खिला देती है। उसे खाकर मोहित की मृत्यु हो जाती है। बिरजू, अब तुम्हारी बारी। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जान गंवानी पड़ी, तुझे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद अगले दिन जब बिरजू अपनी दुकान पर काम करते करते एक पान बनाकर खाने लगता है, जैसे ही बिरजू पान खाता है उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो तुरंत ही पान को थूक देता है। वो देखता है कि पान में बहुत सारे कांच मिले हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे कांच इस पान में कैसे आए? मैंने तो अभी इसे अपने हाथों से बनाया था। इसके बाद बिरजू डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को सारी बात बताता है। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारी उम्र हो गई है, इसीलिए तुम्हें अभी ये काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ इंसान की याद रखने की क्षमता भी कम होती जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी बार नुकसान भी झेलना पड़ता है। क्या पता तुम्हारा ध्यान चीजों से हट गया हो और तुम कुछ और सोचकर कुछ और डाल रहे हो। आज तो ये तुम्हारे साथ हुआ है, पर कल को
किसी और के साथ होगा तो बात बढ़ जाएगी। इसीलिए जितना जल्दी हो सके ये सारा काम छोड़ दो और कुछ ऐसा करो जिससे किसी और को नुकसान ना पहुँचे। इसके बाद बिरजू दवाई लेकर घर चला जाता है। घर आकर बिरजू की पत्नी बिरजू का ऐसा हाल देखकर चिंता में आ जाती है। ये कैसे हुआ जी, आप ठीक तो हो? अरे हाँ, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर के पास गया था, दवाई भी ले आया हूँ। तुम चिंता मत करो, एक गिलास पानी दे दो बस। आप रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। इसके बाद बिरजू पानी पीता है और सो जाता है। आधी रात को बिरजू को सपना आता है कि वो एक चुड़ैल के सामने खड़ा है और भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा। इसके बाद निर्मला जैसे ही बिरजू को धक्का मारती है, तुरंत बिरजू की आंख खुल जाती है। वो देखता है उसके सामने निर्मला खड़ी है। तुम? हाँ, मैं पहचाना, क्योंकि जब भगवान किसी के पापों की सजा देना चाहता हो ना, तब वो हर वो काम करता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते हो। और तुझे तेरे पापों की सजा मैं दूंगी, समझा तू? तेरी वजह से मेरा काम रुक गया, मुझे मेरी जान तक गंवानी पड़ी। तुझे इसकी सजा चुकानी पड़ेगी, समझा तू? जा सबको बता कि उस दिन वो तूने किया था। जा बोल उन्हें, तेरे पास शाम तक का ही वक्त है। इसके बाद अगले दिन बिरजू ने पूरी पंचायत के सामने अपनी गलती मान ली। मैं जानता हूँ मैंने गलती की, मुझे माफ करो आप सब। हमसे क्या माफी मांगते हो? जिसके साथ गलत किया है उससे मांगो। काश निर्मला दीदी जिंदा होती, उनसे हम सबको भी माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने इतने साल हमारे साथ काम किया, जब उन्हें हमारे साथ की जरूरत थी तब हमने उनका साथ नहीं दिया है। सबको भी काश उनसे माफी मांगने का मौका मिल पाता। तभी अचानक वहाँ निर्मला आ जाती है। मैं खुश हूँ कि आप सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। निर्मला बात ही कर रही होती है कि उसी बीच बिरजू मौका देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन निर्मला बिरजू को पकड़ लेती है और उसे पान खिलाकर मार देती है। इस दिन के बाद कभी भी किसी को निर्मला दिखाई नहीं देती और निर्मला की आत्मा को मुक्ति मिल जाती। कीर्तिनगर नाम का एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में आरएस जूनियर नाम से एक बड़ा ही नामी स्कूल था। उस स्कूल के प्रिंसिपल राघव बड़े ही दरियादिल इंसान थे। वे हमेशा गरीब और मजबूर लोगों की सहायता किया करते थे। राघव की पत्नी विशाखा भी आरएस स्कूल में एक टीचर थी। वो 5वीं क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाती थी, मगर वो राघव जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो तो गरीबी और गरीब लोगों से ही बहुत नफरत करती थी। एक दिन की बात है, प्रिंसिपल राघव के ऑफिस में मनोहर नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी अपनी बेटी प्रिया का दाखिला कराने के लिए आता है। मनोहर कीर्तिनगर में गटर साफ करने का काम किया करता था। राघव मनोहर को देखते ही बोलता है, अरे मनोहर जी आप तो सच में बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ दिन पहले आपने हमारे घर के पास भरे हुए गटर और उसके आसपास की सारी गंदगी को बहुत ही अच्छे से साफ किया था। और ये आपके साथ आपकी बेटी प्रिया है ना? जी साहब। प्रिंसिपल साहब, आप सच में बहुत ही अच्छे इंसान हैं। साहब, आप सच में मेरी प्रिया का दाखिला अपने स्कूल में करा देंगे? मनोहर, तुम हमारी कॉलोनी में सालों से काम करते हो और बहुत ही नेक दिल भी हो, और मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, पर गरीबी के कारण उसे स्कूल नहीं भेज पा रहे हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्रिया भी स्कूल आए और मन लगाकर पढ़ाई करे, और तुम्हें फीस की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राघव की बात से मनोहर और प्रिया बहुत खुश होते हैं। प्रिंसिपल सर, क्या कल से मैं आपके स्कूल में पढ़ने के लिए आ सकती हूँ? बिल्कुल आ सकती हो। फिर क्या था, अगले ही दिन से प्रिया खुशी खुशी स्कूल आती है और अपनी क्लास में सबसे आगे की सीट पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में विशाखा टीचर भी क्लास में आती है और प्रिया को देखकर बोलती है, तुम तो मनोहर की बेटी प्रिया हो? हाँ, अभी गटर साफ करने वाले की बेटी हमारे स्कूल में पढ़ेगी? हो ना हो, जरूर राघव ने इसका एडमिशन अपने स्कूल में किया होगा। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। विशाखा गुस्से से प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है। राघव, ये सब क्या है? अरे तुमने उस गटर साफ करने वाले की बेटी का एडमिशन अपने स्कूल में करा दिया। तुम जानते हो ना कि हमारे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स कितने नामी घरों से बिलोंग करते हैं। विशाखा, क्या गटर साफ करने वाले की बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ने का कोई हक नहीं है? मैं जानता हूँ उसके पिता गरीब हैं और गटर साफ करते हैं, इसीलिए तुम्हें उसकी बेटी से प्रॉब्लम है। आप तो बस सभी गरीबों की सहायता करते रहो और सारा पैसा उन पर लुटाते रहो। ऐसा बोलकर विशाखा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपनी क्लास में जाकर प्रिया से बोलती है, प्रिया अपना बैग उठाओ और सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठो, और अगर गलती से भी आगे की सीट पर बैठी ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुझे तो तुम्हारे अंदर से गटर की गंदी स्मेल आ रही है। लंच में प्रिया पानी पीने के लिए जाती है तो उसकी क्लास के बच्चे प्रिया को चिढ़ाने लगते हैं। अरे दोस्तों, इस प्रिया से दूर ही रहना, इसमें से तो गटर की स्मेल आ रही है। फिर वहाँ खड़े सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तभी चिराग प्रिया को धक्का देकर फर्श पर गिरा देता है। तुमने मुझे धक्का दिया और मुझे गंदा बोला? रुको, मैं तुम सभी को अभी मजा चखाती हूँ। ऐसा बोलकर प्रिया चिराग और मीनाक्षी दोनों को धक्का देकर फर्श पर गिरा देती है। इतने में विशाखा टीचर आती है। देखो ना टीचर जी, इस प्रिया ने हम दोनों को धक्का देकर गिरा दिया। नहीं मैम, ये चिराग झूठ बोलता है, पहले इसी ने मुझे धक्का दिया। बस मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी। एक तो मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, ऊपर से मेरी क्लास के बच्चों को मारने पीटने भी लगी हो। आज पूरा दिन क्लास के बाहर कान पकड़कर खड़ी रहना, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। प्रिया क्लास के बाहर कान पकड़कर खड़ी होती है कि तभी प्रिंसिपल सर वहाँ आते हैं और प्रिया से बोलते हैं, अरे प्रिया, ये क्या तुम्हें पनिशमेंट मिली है? देखिए ना प्रिंसिपल सर, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मैम ने मुझे पनिशमेंट दे दी। विशाखा मैम तो मुझसे इतनी नफरत करती है कि गलती किसी की भी हो पर पनिशमेंट मुझे ही देती है। हर छोटी छोटी बात पर मुझे डांटती रहती है। फिर प्रिया राघव सर को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिया के साथ क्लास में जाता है और विशाखा पर बहुत गुस्सा होता है। विशाखा मैम, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रिया की गलती भी नहीं थी और आपने उसे पनिशमेंट दे दी। उसके फादर गरीब हैं, गटर साफ करते हैं, इसलिए आप उससे इतनी नफरत करती हैं। ऐसा बर्ताव तो कोई जानवर से भी ना करे। फिर
ये तो इंसान है। आगे से आप प्रिया को या किसी भी बच्चे को ऐसी पनिशमेंट नहीं देंगी, ओके? ऐसा बोलकर सर अपने ऑफिस में चले जाते हैं। उनके जाते ही विशाखा को बहुत गुस्सा आता है और वो मन में बड़बड़ाते हुए बोलती है, आज इस गटर साफ करने वाली की बेटी के लिए राघव ने मुझे इतना सुनाया, इस लड़की को तो मैं छोड़ूं। अगले ही दिन क्लास में चिराग और मीनाक्षी आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों आपस में क्या फुसफुसा रहे हैं? टीचर जी, आपको पता है हमारे स्कूल के पीछे वाले तालाब में न जाने कहां से कुछ मगरमच्छ आ गए हैं। वे बहुत ही खतरनाक है। तालाब में मगरमच्छ? फिर तो मैं भी जाऊंगी उन्हें देखने और आप सभी स्टूडेंट्स को भी मगरमच्छ दिखाकर लाऊंगी। तो फिर सब मगरमच्छ देखने जाने के लिए रेडी हैं? क्लास के सभी बच्चे मगरमच्छ देखने जाने के लिए बहुत खुश हो जाते हैं और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, विशाखा मैम अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को तालाब के पास ले जाती है और जैसे ही मगरमच्छ दिखाई देता है, वो बच्चों को मगरमच्छ दिखाने लगती है। देखो स्टूडेंट्स, कितने खतरनाक मगरमच्छ हैं। अब चलो सभी अपने अपने घर जाओ, नहीं तो घर पहुंचने के लिए लेट हो जाओगे। प्रिया, तुम मेरे साथ चलना। जैसे ही सभी स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं, विशाखा प्रिया के पास जाकर उसे चुपके से तालाब में धक्का दे देती है और वहाँ से भाग निकलती है। प्रिया के तालाब में गिरते ही उसे मगरमच्छ बुरी तरह से चबा डालते हैं, जिसकी वजह से प्रिया की मौत हो जाती है और वो एक मगरमच्छ चुड़ैल बन जाती है। उसी रात विशाखा अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी किचन से अजीब सी आवाज आती है। राघव किचन से न जाने कैसी डरावनी आवाज आ रही है, तुम जाकर देखो ना। मुझे तो कोई अजीब आवाज सुनाई नहीं दे रही। अब सो जाओ, नहीं तो सुबह उठने में देरी हो जाएगी। ऐसे बोलकर राघव सो जाता है। विशाखा डरते हुए अकेले ही किचन में जाती है और अपने सामने मगरमच्छ चुड़ैल को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये अजीब सा मगरमच्छ मेरे घर में। ओह, ये तो एक मगरमच्छ चुड़ैल है। ऐसा बोलते ही विशाखा बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ती है। जब सुबह उसे होश आता है तो वो बोलती है, मैं जिंदा हूँ, शुक्र है उस मगरमच्छ चुड़ैल ने मुझे नहीं खाया। फिर विशाखा स्कूल के लिए जल्दी से तैयार होती है और राघव के साथ कार में बैठकर स्कूल पहुंचती है। कुछ देर बाद राघव विशाखा की क्लास में आता है और बोलता है, आज प्रिया स्कूल नहीं आई है। हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो, इसलिए वो स्कूल नहीं आई हो। मुझे तो लगता है कि कल तुमने प्रिया को कुछ ज्यादा ही डांट दिया, इसीलिए तुम्हारे डर से वो आज स्कूल नहीं आई है। ऐसा बोलकर राघव अपने ऑफिस में चला जाता है कि तभी विशाखा को क्लास के अंदर एक मगरमच्छ आता दिखाई देता है। विशाखा मैम उस मगरमच्छ को देखकर बहुत डर जाती है। विशाखा मैम मगरमच्छ को चुड़ैल के रूप में देखकर काफी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, ये मगरमच्छ चुड़ैल मेरी क्लास में भी आ गई। अरे कोई तो मुझे इससे बचाओ, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, नहीं तो ये मुझे चबा डालेगी। विशाखा मैम को ऐसे चिल्लाते देख सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि विशाखा मैम के अलावा किसी को वो मगरमच्छ चुड़ैल दिखाई नहीं देती है। कुछ देर में वो मगरमच्छ चुड़ैल गायब हो जाती है। मगरमच्छ चुड़ैल के डर से विशाखा मैम पसीने पसीने हो जाती है और वो घबराती हुई वॉशरूम में जाती है। विशाखा वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धो रही होती है कि उन्हें शीशे में अपने पीछे फिर से वही मगरमच्छ चुड़ैल दिखाई देती है। अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो और तुम सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दे रही हो? क्या हुआ विशाखा मैम जी, आपको आज मुझसे बड़ा डर लग रहा है? पर कल तक तो आप मुझे बहुत बुरा भला बोल रही थी, मुझे पनिशमेंट देकर बहुत खुश होती थी। आज मेरी बारी है, अब मैं आपको खूब सताऊंगी। तुम प्रिया हो ना, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो ना? सही पहचाना विशाखा मैम, मैं प्रिया ही हूँ। आपकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। अब मैं आपको काट कर एक मगरमच्छ चुड़ैल बना दूंगी। विशाखा भागते हुए अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है कि तभी राघव विशाखा की क्लास में आता है और बोलता है, प्रिया के पिता मनोहर हमारे स्कूल आए हैं और उनका कहना है कि प्रिया कल स्कूल के बाद से उनके घर नहीं पहुंची है। विशाखा चिल्लाते हुए बोलती है, ये तुमने क्या प्रिया लगा रखा है? इस प्रिया की बच्ची ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। जहाँ देखो मुझे चुड़ैल के रूप में दिखाई दे रही है, और वो भी कोई ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं, एक मगरमच्छ चुड़ैल के रूप में मेरे पीछे पड़ी है। विशाखा अपने मुंह पर हाथ रखती है और बोलती है, हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? तभी क्लास में मगरमच्छ चुड़ैल आती है और उसे देखकर सभी बच्चे और सर बुरी तरह से डर जाते हैं। मैं प्रिया हूँ, विशाखा मैम की वजह से आज मेरी ये हालत है। विशाखा मैम, आप खुद सब सच सच बताएंगी या मैं आपको काट कर खा जाऊं? मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं सबको सच सच बता दूंगी, पर तुम मुझे काट कर मगरमच्छ चुड़ैल मत बनाना। फिर विशाखा मैम राघव और मनोहर को सब कुछ बता देती है। विशाखा की इस हरकत से राघव को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही पुलिस को फोन करके विशाखा को पुलिस के हवाले कर देता है। विशाखा भी अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा होती है। मनोहर को अपनी बेटी को खोने का बहुत दुख होता है। विशाखा मैम के जेल जाते ही प्रिया की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। एक गांव था। उस गांव में एक नीम का पेड़ था। उस नीम के नीचे एक मोची काम किया करता था। मोची जहां पर बैठता था, उस पेड़ तक पहुंचने के लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता जो छोटा था, लोग उस पर कभी नहीं जाते थे क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां शैतान रहता है, इसीलिए सब लंबा रास्ता लिया करते थे। जो भी उस छोटे रास्ते पर जाता था वो लौट कर नहीं आता था। क्या हाल है मोची भाई? आजकल तो बहुत पैसे छाप रहे हो। अरे तो अपनी मेहनत के पैसे हैं, इतनी मेहनत करता हूँ तब जाकर 2 पैसे कमा पाता हूँ। कौन सा फ्री का पैसा है? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो मोची भाई? मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा चलता हूँ। मोची रोज सुबह बिल्कुल समय पर पेड़ के नीचे पहुंच जाया करता था। फिर एक दिन घर से निकलते समय, ओह, आज तो बहुत देरी हो गई। सारे ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे, पर क्या हुआ, करने दो इंतजार। और जाएंगे कहाँ? मैं अकेला मोची हूँ पूरे गांव में। घर भी जाएंगे तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। इतना बोलते हुए वो घर से निकलकर रास्ते पर चल ही रहा होता है, तभी उसको एक गाँव वाला मिलता है। सही है मोची भाई, आपका भी। लोग वहाँ सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं और आप मजे से चल रहे हैं।
एक तो आज धूप भी ज्यादा है, बेचारे लोग खड़े होंगे धूप में, आप तो जाकर बैठ जाएंगे छांव में। आप वहाँ छोटा वाला रास्ता क्यों नहीं लेते हैं? वहाँ से आप जल्दी पहुँच जाएंगे और लोगों को धूप में आपका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने कब कहा है मेरा इंतजार करो? जाओ, चले जाओ ना दूसरे मोची के पास। इतना बोलकर मोची अपने पेड़ की तरफ चल पड़ता है, पर उस गांव वाले को जवाब देने के चक्कर में वो भूल ही जाता है कि उसे किस तरफ मुड़ना है, और गलती से वो छोटा वाला रास्ता जिस पर शैतान रहता था उस तरफ मुड़ जाता है। आजकल कोई मनुष्य इधर नहीं आ रहा, लगता है लोगों ने लालच करना छोड़ दिया। पर लोग इस रास्ते पर नहीं आएंगे तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैं उनके खून को पिए बिना नहीं रह सकता, किसी ना किसी को तो अपना शिकार बनाना ही होगा। तभी वो मोची को अपनी ओर आता देखता है, पर शैतान ने इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं होता तो उसकी शक्तियां कम हो जाती हैं। अरे मैं क्या करूं, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। आज इतने दिनों बाद शिकार दिखा है, पर किस्मत देखो इसकी, मेरी शक्तियां काम ही नहीं कर रही। शैतान छटपटा कर रह जाता है और वह मोची पर हमला नहीं कर पाता, और किस्मत से मोची बच जाता है और अपने अड्डे पर पहुंचता है। अरे भाई जूता सिल दो, जरा ठीक से चलना है। मेरे जैसा जूता यहाँ कोई नहीं सिलता, इसीलिए तो मैं यहाँ का इकलौता मोची हूँ। हाँ, तुम इकलौते मोची तो हो, इसीलिए क्योंकि शहर बहुत दूर है तो लोगों को मजबूरन तुम्हारे से सिलवाना पड़ता है जूता या चंदे का कोई भी सामान। क्या मतलब है तुम्हारा कि मजबूरन सिलवाना पड़ता है? मैं अच्छा सिलता हूँ, इसीलिए लोग सिलवाते हैं मुझसे। नहीं, तुम इकलौते मोची हो, इसीलिए बहुत ही लालची हो। जहाँ एक जोड़ी जूता 30 रुपया में सिला जाता है, उसके बदले तुम 60 रुपया लेते हो। लोग तुमसे मजबूरन इसीलिए सिलवाते हैं क्योंकि शहर जाने में भी उतने ही पैसे लग जाते हैं, किराया जोड़ो तो। जाओ जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं अच्छा सिलता हूँ इसीलिए लोग मुझसे सिलवाते हैं। और लालची कौन नहीं होता? क्या तुम लालची नहीं हो? है? मोची रोज सुबह आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता और अपना काम करने लगता, और शाम को घर लौट जाता। एक रोज घर जाते वक्त वो रोज जिस रास्ते से जाता था उस रास्ते में खुदाई का काम चल रहा था, जिसकी वजह से उसे दूसरा छोटा वाला सुनसान रास्ता लेना पड़ा। रात तो हो ही गई थी, ऊपर से लोगों की बातें उसके दिमाग में चल रही थी, तो वो डर भी रहा था। हवा की तेज सरसराहट की आवाज उसके डर को और बढ़ा रही थी। अरे यार, ये रास्ता तो सच में बहुत सुनसान है, लोग सच ही कहते हैं। तभी उसे किसी की हंसी सुनाई देती है, उसकी रूह कांप जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अरे ये क्या हो रहा है मेरे? तभी उसकी नजर रास्ते पर पड़ती है। अरे रास्ते में ये क्या चमक रहा है? जरा जाकर देखूं तो। अरे ये क्या? ये तो सोने का जूता है। मेरे तो भाग्य ही खुल गए कि मुझे सोने का जूता मिला। चलो, कुछ तो फायदा हुआ इस भूतिया रास्ते पर आने का। हाँ, अब घर जाकर अपनी बीवी को दिखाता हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। सोने के जूते को लेकर मोची घर आ जाता है और अपनी बीवी को दिखाने लगता है। क्या हुआ, बहुत प्रसन्न दिख रहे हो? कोई खजाना हाथ लग गया क्या, या किसी को ज्यादा ही लूट लिया आज तुमने? ताना मत मारो, किसी को लूटा नहीं है, बल्कि किस्मत मेहरबान हुई है। देखो देखो, मुझे क्या मिला है। ये तो सोने का जूता है, तुम्हें कहाँ से मिला? देखो, मैं तो कहती हूँ इसे वापस वहीं रख दो जहाँ से उठाया था, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। मोची की बीवी का स्वभाव लालची नहीं था, वो नेक दिल की औरत थी। अरे तुम तो हर बात में ही ताना देती हो, कभी खुश भी हो जाया करो। आज किसी का गला काट कर नहीं आया हूँ, ये तो भगवान मेहरबान था मुझ पर कि मुझे एक सोने का जूता दिया, वरना सोचो आज ही मैं इस रास्ते पर क्यों गया। सोचो। बीवी से वाद विवाद के बाद वो उस जूते को टेबल पर ही रखकर सो गया, पर जैसे ही वो सुबह उठा तो आश्चर्यचकित रह गया। अरे ये क्या? इस जूते में से तो सोने के सिक्के निकल रहे हैं। लगता है मुझ पर ज्यादा ही मेहरबान है भगवान। मैं अभी भी कह रही हूँ, देखो ये जूता जहाँ से लाए हो वहीं रख दो। इतना लालच ठीक नहीं है, मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। ईश्वर हमारी मदद करता है, लेकिन कभी इस तरह से नहीं। अगर उसे हमें कुछ देना होगा तो ज्यादा ग्राहक भेजेगा, ये नहीं कि आपको सोने का जूता ही दे दे। पर मोची ने अपने लालच के आगे बीवी की एक न सुनी। कुछ दिन तक उस जूते से बस सोने के सिक्के लेता रहा। उसका लालच दिन पर दिन और बढ़ता चला गया। जब एक जूते से इतना पैसा मिल रहा है, तो अगर इसका दूसरा हिस्सा भी मिल जाए तब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा और मुझे ये टुच्चा मुच्चा काम करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। पूरी जिंदगी ऐसे निकलेगी। मुझे वापस उसी रास्ते पर जाना चाहिए। क्या पता मुझे दूसरा जूता भी मिल जाए, फिर तो मजे ही आ जाएंगे। फिर वो रात को हिम्मत करके उसी समय उसी रास्ते पर वापस जाता है। यहीं तो मिला था वो जूता, दूसरा हिस्सा कहाँ गया? जरूर यहीं कहीं होगा। थोड़ा अंदर जाकर देखता हूँ, मिल जाए तो मजा ही आ जाए। आज बिना जूते लिए नहीं जाऊंगा। ये बात शैतान सुन रहा होता है। वो उस मोची के सामने अच्छे रूप में प्रकट होता है। उसके हाथ में सोने के जूते का दूसरा हिस्सा भी होता है। अरे भाई, तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या?
हाँ भाई, मैं अपना सोने का जूता ढूंढ रहा हूँ। यहाँ से जाते वक्त एक जूता गिर गया था, बस वही ढूंढ रहा हूँ। क्या वो जूता ये है? अरे हाँ, यही है वो जूता। देखो, इसका एक हिस्सा मेरे पास है और एक यहीं गिर गया था। लाओ, मुझे दे दो। मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, पर सुनो, अगर तुम दोनों को साथ में रखोगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। देखो, मुझे मत सिखाओ, बस सोने का जूता मुझे दे दो। शैतान उसे वो जूता दे देता है और मन ही मन बहुत खुश होता है। कितना बेवकूफ था यार ये आदमी। बताओ, सोने का जूता दे दिया मुझे। खैर, कुछ लोग होते ही है बेवकूफ। ऐसे ही खुद से बड़बड़ाते हुए वो खुशी से झूमता हुआ घर आने लगता है। इधर शैतान अपने असली रूप में आ जाता है। मुझे बेवकूफ बोल रहा था, इसे तो इसके बाद पता लगेगा कि कौन बेवकूफ है। अरे देखो, मुझे दूसरा जूता भी मिल गया है। अब तो अपनी जिंदगी ऐसे कटेगी। ये क्या किया? लालच अच्छी बात नहीं है। तभी अचानक से मोची को अपने शरीर पर भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई उसके कंधे पर सवार हो रखा हो। अरे सुनो, मेरे कंधे पर कुछ है क्या? नहीं तो, एक मक्खी भी तो नहीं बैठी है। पर हाँ, तुम्हारे लालच का बोझ जरूर लदा हुआ है। तुम्हें तो बस मौका चाहिए ताने मारने का। हटो, मैं खुद ही देख लूंगा। मोची शीशे के पास जाता है और खुद को देखता है। जो उसे शीशे में दिखाई देता है उसके हक्के बक्के छूट जाते हैं। उसे कंधे पर एक भूतिया शैतान बैठा हुआ दिखता है। तुम कौन हो और मेरे कंधे पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लालच का इनाम हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? जो जूता तुम लेकर आए हो वो जूता मेरा है। जब भी कोई लालची व्यक्ति एक जूते से संतुष्ट नहीं होता और वो दूसरा जूता ढूंढने जाता है तो मैं भी उसके साथ आ जाता हूँ। अगर दोनों जूते रखने हैं तो तुम्हें रोज मुझे अपना खून देना होगा और मैं तुम्हारे कंधे पर ही रहूंगा, वरना मेरे सोने के जूते वापस कर दो। ये सारी बातें उसकी बीवी सुन रही होती है। आप शैतान हो या इंसान मुझे नहीं पता, पर आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। मेरा पति अब लालच नहीं करेगा। ये दोनों जूते आप ले जाओ, आप बस इन्हें छोड़कर चले जाइए। मैं इसके लालच के साथ आया हूँ और इसी के कहने पर ही जा सकता हूँ, ना कि तुम्हारे कहने पर। अगर ये मुझे सोने के जूते दे दे तो मैं चला जाऊंगा, वरना इसे मेरे साथ ही अब रहना होगा। अरे तुम चुप रहो, मैं ये जूता वापस नहीं करूंगा। मेरे अमीर होने के दिन आए हैं और तुम चाहती हो कि मैं इस भूत के डर की वजह से अपना जीना छोड़ दूं। मैं इसे जूता वापस नहीं करूंगा। ये मेरा है, इसकी जो भी शर्त होगी मुझे मंजूर है। मेरा थोड़ा सा खून ही तो पिएगा ये। पैसे रहेंगे तो मैं खा पी के फिर से खून बना लूंगा। चलो, अच्छा है, अच्छा है। फिर मैं भी अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। अब तुम्हारे पति को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मोची की बीवी दौड़कर मंदिर जाती है और वहाँ पर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। अरे कहाँ भागी जा रही हो? रुको सही। मोची भी उसके पीछे पीछे जाता है और मंदिर के बाहर खड़े होकर कहता है, तुम कुछ भी करो, मेरा यही फैसला है। क्या आप वो जूता भूत को नहीं देंगे? नहीं दूंगा, और तुम भी तो ऐश करोगी। मैं ये सब अपने परिवार के लिए ही तो कर रहा हूँ। अगर आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे तो मैं भी आपके साथ नहीं रहूंगी। आप इसी शैतान के साथ रहिए, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ अपना जीवन नहीं बिताना जिसके मन में इतना लालच हो और जो अपने ऐशो आराम के लिए एक शैतान या भूत की शरण ले। मैं अपना जीवन भगवान के सहारे बिता लूंगी। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप ये लालच छोड़कर अपना जीवन सुख से बिताएं। मैं बस यही कामना करूंगी। जाते जाते मोची की बीवी उसे बहुत समझा कर जाती है। फिर मोची निराश होकर घर वापस आ जाता है। जाने दो, अगर वो गई तो मैं अपना जीवन ऐश से बिताऊंगा। उसकी ही अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। हाँ भाई, तुझे अपना वादा तो याद है ना? अब तेरा शरीर मेरा गुलाम है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो फिर तेरी किस बात की? दिखा अपना हाथ। फिर भूतिया शैतान मोची के एक हाथ में अपने भूतिया नुकीला दांत गड़ाता है और उसका खून पीने लगता है। इच्छा भर खून पीने के बाद वो मोची से कहता है, बड़े दिनों बाद आज प्यास बुझी है। मजा आ गया आज तो। दिनों से भूखा था मैं, कमजोरी आ गई थी मेरे अंदर। आज थोड़ी ताकत महसूस हो रही है। ऐसे ही रोज चलता रहता है। रोज सुबह मोची को सोने के जूते से सिक्के मिलते और उसके बदले में रोज शैतान उसका खून पीता, कभी हाथ से, कभी पैर से, तो कभी गर्दन से। मोची धीरे धीरे अमीर तो होता जा रहा था, पर शरीर से गरीब होने लगा था। ऊपर से उस भूत के उसके कंधे पर बैठने से वो थोड़ा झुक भी गया था और शैतान के खून पीने से मोची धीरे धीरे पीला पड़ने लगा था। कई तरह के घाव उसके शरीर पर हो गए थे, जिस वजह से अब वो बहुत ही बदसूरत दिखने लगा था। एक दिन मोची एक गाड़ी खरीद कर लाता है और उसमें बैठकर गाँव की सैर करता है। तभी उसे एक पुराना जानने वाला मिलता है। मोची गाड़ी रोकते हुए, अरे लल्लन, क्या हाल है? कहाँ हो आजकल? अरे ये क्या,
अभी तक वही साग सब्जी बेचने में लगे हुए हो। हाँ भाई, अब सबकी किस्मत तुम्हारी तरह गाड़ी में घूमने की कहाँ है। फिर मोची अपने महंगे कपड़े और जूते दिखाने के लिए गाड़ी से नीचे उतर कर आता है। क्या तुम भी वही 10 साल पुराने कपड़े पहनते हो? नए खरीदो मेरी तरह, एकदम ब्रांडेड है। देखो देखो। सब बात ठीक है भाई, पर ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो बहुत झुक गए हो। सब ठीक तो है, तुम तो बहुत अमीर हो गए हो। अब तुम्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं है, तो ये तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने पीले क्यों पड़ते जा रहे हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? मैं तो अपनी जिंदगी सुख में बिता रहा हूँ। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम अपनी जिंदगी सुख में बिता रहे हो। खाली दौलत आने से ही सब चीज नहीं होती। इंसान के पास दौलत कम हो तो चलता है, पर बीवी साथ में खुश रहना चाहिए। पर मैंने तो सुना है तुम्हारी बीवी भी तुम्हें छोड़कर चली गई। हाँ, वो तो बेवकूफ थी, इतनी अच्छी जिंदगी छोड़कर चली गई। वो बेवकूफ नहीं थी, वो एक अच्छी महिला थी और एक नेक दिल औरत। वो तुम्हारी तरह लालच में लोगों का गला नहीं काटती थी, इसीलिए तुम्हारे जैसे लालची इंसान को छोड़कर चली गई। तुम खुद को बहुत समझदार समझते हो ना? देखना, तुम्हारी हालत इससे भी बुरी होगी और तुम तड़प तड़प कर मर जाओगे। चल चल, काम कर अपना। जलन साफ दिखाई पड़ रही है तेरी। तेरी औकात के बाहर है मेरी तरह ऐश की जिंदगी जीना, इसीलिए ये प्रवचन झाड़ रहा है। और उसे धक्का देकर साइड करते हुए वो गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। शैतान रोज मोची का खून पीता था, पर इतना खून महीने में भी मोची के शरीर में नहीं बन पाता था। मोची बीमार पड़ गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। काश कि मेरी बीवी होती यहाँ तो मेरी देखभाल करती और मुझे पहले की तरह चुस्त दुरुस्त बना देती, पर अब मैं क्या करूँ? खुद से एक गिलास पानी भी नहीं ले सकता। नौकर चाकर भी अब तो नखरे दिखाने लगे हैं, सुनते ही नहीं हैं। हाँ। फिर कुछ महीनों बाद, अरे मोची, अपना हाथ दिखा, खून पीना है मुझे। अब तो तेरे खून से भूख ही नहीं मरती मेरी हालत तो देख ही रहे हो, खून है ही कितना मेरे अंदर। तो मेरे सोने के जूते वापस दे, अब मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं, तुम्हें जितना खून पीना